थैंक यू सुधीर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की और बीजेपी के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की। बीजेपी का स्थापना दिवस कार्यक्रम 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा। 6 अप्रैल से शुरू होने वाला सामाजिक न्याय सप्ताह बाबा साहब आम्बेडकर जयंती यानी 14 अप्रैल तक चलेगा। पार्टी के अध्यक्ष ने महासचिवों के साथ बैठक में कर्नाटक विधानसभा चुनाव समेत संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी 25 से 30 चुनावी रैली करेंगे। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत राहुल गांधी और दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में चुनाव प्रचार और बाकी बची सीटों को लेकर चर्चा के बाद उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लगा दी गई। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए कांग्रेस 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी थी। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा और 13 अप्रैल को नतीजे आएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक 3 दिनों की भारत यात्रा पर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भूटान नरेश की भारत यात्रा अहम मानी जा रही है। चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का आंतरिक हिस्सा बताया और चीन की चालबाजी को सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली में इस साल भी फ्री बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने दिल्ली में मुफ्त बिजली सब्सिडी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से एक बड़ी साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं और वहां बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि बिजली सब्सिडी को खत्म किया जाए। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। 400 यूनिट तक आधा बिल देना होता है। राजस्थान के ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल राइट टू हेल्थ कानून के दायरे से बाहर होंगे। जो अस्पताल सरकारी जमीन पर बने हैं या फिर किसी भी तरह की सरकारी मदद ली है, वो भी अब कानून के दायरे से बाहर होने की जिद पर अड़े हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में पिछले 16 दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर है। डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए सरकार ने कानून में बदलाव किया और उन अस्पतालों को दायरे से बाहर कर दिया जिन्हें किसी भी तरह की सरकारी मदद नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के संघ नेताओं को आतंकी धमकी मिलने की खबर है। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक नए आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने संघ के 30 नेताओं के नामों की लिस्ट जारी की है। आतंकी ग्रुप की ये धमकी संघ प्रमुख मोहन भागवत के 1 अप्रैल को दिए गए बयान के बाद आई है। भागवत ने कहा था, आजादी के 7 दशकों बाद भी पाकिस्तान खुश नहीं है। उसे अब ये भरोसा हो गया है कि बंटवारा एक भूल थी। उमेश पाल अपहरण कांड में उम्र कैद की सजा पाने वाले माफिया अतीक अहमद की जेल बदली जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद को साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। तिहाड़ जेल में अतीक अहमद को ट्रांसफर करने के लिए यूपी पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर अतीक की जेल बदलने का अनुरोध किया जाएगा। पुलिस को इस बात के सबूत मिले हैं कि जेल में रहकर अतीक उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल था। उन्हीं सबूतों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में दी जाने वाली अर्जी में की जाएगी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इस दौरान 9 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 1 महीने में नए केस के मामलों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 मार्च को 334 नए केस सामने आए थे, जबकि 29 मार्च के बाद से रोजाना 3000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। नए केस में बढ़ोतरी के चलते पिछले 1 महीने में एक्टिव केस में भी 7.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के नए मरीजों के मामले में केरल सबसे आगे है। यहाँ 964 केस मिले हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में 318, दिल्ली में 293, महाराष्ट्र में 248 और गुजरात में 231 केस शामिल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में मौसम सुहावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री के करीब है। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के मनाली में अटल टनल के पास बर्फबारी की वजह से सैकड़ों गाड़ियों के फंसे होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल में दूसरी जगहों पर भी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बर्फबारी हुई है। बागेश्वर में बर्फबारी की वजह से ठंड की दस्तक सुनाई दे रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज न्यूयॉर्क की अदालत में सरेंडर करेंगे।
मामला पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के साथ अफेयर और फिर उसे पैसे देकर चुप कराने का है। मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियोग्राफी पर पाबंदी रहेगी। अमेरिका में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर क्रिमिनल चार्ज लगाए जाएंगे। ट्रंप के सरेंडर को लेकर न्यूयॉर्क में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पेशी से पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमें अपना देश वापस लेना है और अमेरिका को फिर से महान बनाना है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीन ने अपने एक नए सरकारी आदेश में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम अपने हिसाब से बदल दिया है। और चीन अब यह कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए वो एक एक करके अरुणाचल प्रदेश के सभी स्थानों के नाम बदल देगा। और हमें लगता है कि भारत के लिए इस समय इससे बड़ी कोई और दूसरी खबर हो नहीं सकती और ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। इसलिए आज हम सबसे पहले इस खबर का विस्तार से आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। और आप खुद भी सोचिए, अगर कोई आपका इलाका है, आपकी जमीन हो, या आपने अपने घर का नाम कुछ रखा है बड़े प्यार से, और आपका एक पड़ोसी आपके घर पर अपना दावा करता है और साथ ही आपने अपने घर का जो नाम रखा है, जो बहुत प्यार से रखा होगा, उसे आपका पड़ोसी आकर उस नाम को बदलकर आपके घर पर अपना नाम लगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? यह बिल्कुल वैसा ही हुआ है। चीन ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब 116 दिन पहले यानी 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी और तब भारत की सेना ने चीन के सैनिकों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। और इसके बाद से चीन लगातार यही कह रहा था कि वो बातचीत से इस विवाद को सुलझाने के पक्ष में है और बातचीत चल भी रही थी। लेकिन अब उसने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर भारत को उकसाने की एक नई कोशिश की है और ये सब कुछ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कहने पर हो रहा है। चीन ने जिन 11 स्थानों के नाम बदले हैं, उसकी सूची चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और इस सूची को चीन की स्टेट काउंसिल ने मंजूर किया है और इस स्टेट काउंसिल के प्रमुख खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यानी ये सब कुछ शी जिनपिंग ही वहां पर करवा रहे हैं। चीन का कहना है कि उसने अरुणाचल प्रदेश में जिन 11 स्थानों के नाम बदले हैं, उनमें 5 माउंटेन पीक्स हैं यानी पहाड़ों की चोटियां हैं, 2 नदियां हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं जिनके नाम बदले हैं और 2 इलाके ऐसे हैं जो भूमि क्षेत्र में आते हैं जहां पर आबादी नहीं है। आप इस नक्शे में इन सभी 11 स्थानों को देख सकते हैं जिनके चीन ने अब अपने हिसाब से अपनी भाषा में नाम बदल दिए हैं। और चीन ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। उसने वर्ष 2017 में भी अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदल दिए थे और वर्ष 2021 में भी उसने 15 स्थानों के नामों को बदल दिया था। और चीन का कहना है कि वो धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों और सभी स्थानों के नाम बदल देगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है ही नहीं बल्कि वो चीन का हिस्सा है। इसलिए चीन को पूरी आजादी है कि वो अपने इलाके के नाम जैसे चाहे वैसे रखे। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने से चीन को आखिर क्या हासिल होगा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब कोई देश किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है तो उसे वो अपना साबित करने के लिए सबसे पहले उन स्थानों के नाम बदल देता है। यानी वो दुनिया को यह बताता है कि ये उक्त क्षेत्र उसका है और इस पर उसी का अधिकार है, लेकिन इस पर दूसरे देश ने कब्जा किया हुआ है। और चीन इस समय अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत के साथ भी बिल्कुल यही कर रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और भारत सरकार ने कहा है कि चीन इस तरह के प्रयास पहले भी कर चुका है और किसी जगह के नाम बदलने से चीन वास्तविकता को नहीं बदल सकता। और सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब कुछ महीने के बाद ही भारत में G20 समिट और SCO नेताओं की बैठक होने वाली है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद भारत आने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि इस मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है, हमारे अपने ही देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर चुप हैं, इसलिए चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है
और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन आज हम कांग्रेस पार्टी को एक कड़वा सच बताना चाहते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है, और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम दिया हुआ है और यह नाम है ज़ैंगनान। यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता और वो ये कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज चीन के पास है इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन का ही दावा है। और चीन ने इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फैसला। पंडित नेहरू ने जो गलती जम्मू कश्मीर पर की थी वैसी ही गलती उन्होंने तिब्बत के क्षेत्र को लेकर भी की थी। ये बात है वर्ष 1949 की। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया तब से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत मजबूत करना चाहते थे। चीन चाहे चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू जरूर ये चाहते थे कि चीन से उनके संबंध बहुत मधुर हो जाए। भारत दुनिया का पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने अप्रैल 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी और चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। पंडित नेहरू ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण के लिए हमले करने शुरू कर दिए थे और तिब्बत उस समय भारत के बहुत करीब था। लेकिन इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत से ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अपने रिश्तों को महत्व दिया और तिब्बत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वर्ष 1954 में जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था तब उसे कड़ा संदेश देने के लिए पंडित नेहरू ने एक और बड़ी भूल की। पंडित नेहरू को लगा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ है तो भारत को ऐसे समय में चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए और वो इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक ऐसा फैसला लेना चाहते थे जिसका चीन पर जबरदस्त प्रभाव हो और चीन भारत का दोस्त बन जाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि वो तिब्बत पर चीन के नियंत्रण यानी उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लेंगे और ऐसा करके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका भारत में भी उस समय काफी विरोध हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल रहे गिरिजा शंकर वाजपेयी ने तब भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की थी और तब उन्होंने कहा था कि भारत तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपनी ही परेशानियों को बढ़ा रहा है और बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे देश में शायद बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया उस समय तिब्बत चीन से कहीं ज्यादा भारत का करीबी हुआ करता था। वर्ष 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी और इन इलाकों पर ना तो मुगलों का नियंत्रण रहा और ना ही अंग्रेजों का कभी नियंत्रण रहा और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को तय नहीं कर पाए थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बौद्ध मंदिर मिला तो इसके बाद सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ और वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। लेकिन वर्ष 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया तो चीन तब से लेकर आज तक यही कहता आ रहा है कि जब भारत ने पंडित नेहरू के समय पर ही तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया था तो फिर वो दक्षिणी तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश को अपना कैसे बता सकता है। लेकिन हमारे देश की कांग्रेस पार्टी के नेता इसके बारे में आज आपको कुछ नहीं बताएंगे। चीन हिंदुस्तान को हमेशा एक तरीके से वो कहते हैं ना कि उंगली देता रहेगा और उसका ये अभी जो नया नमूना है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने कई हिंदुस्तान के जो गांव हैं उनको अपने नाम देके ये दर्शाया है कि वो चीन की टेरिटरी के अंदर हैं। ये चीन की कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि चीन हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज अपना जो है
ठीक करना नहीं चाहता। इस समय इस साल हिंदुस्तान में दो बड़ी चीजें होने वाली हैं बहुत जल्दी ही। एक तो होगी संघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग और दूसरी है G20 समिट, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। तो ये दो इवेंट हैं जो कि हिंदुस्तान फोकस में है। दुनिया के दूसरे भी मीडिया पीपल जहां पर भी आ रहे हैं वो सब रिपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत की समस्या ये है कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो पहले तो भारत को चीन से लड़ना है, चीन के दावों को नकारना है और फिर अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टियों से भी लड़ना है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कांग्रेस, वो भी ऐसे में भारत की सरकार पर ही हमला करती हैं और चीन भी भारत की सरकार पर ही हमला करता है। इसलिए हम असल में 2.5 फ्रंट पर लड़ रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं इसे 2.5 फ्रंट थ्योरी, यानी एक फ्रंट पर हम चीन से लड़ रहे हैं, दूसरे फ्रंट पर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और आधा फ्रंट हमारे देश के अंदर की ताकतों का है जिनसे हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए जब भी भारत की लड़ाई कभी पाकिस्तान से होती है किसी मुद्दे पर या चीन से होती है किसी भी मुद्दे पर, जैसे आज के मुद्दे पर ही है, तो भारत को पहले तो चीन से लड़ना है और उसके बाद अपने ही देश की ताकतों से भी लड़ना है जो भारत को अंदर बैठे बैठे ही कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उधर शी जिनपिंग जो है वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, उन्हें तीसरा टर्म मिल गया है वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर और कम्युनिस्ट पार्टी में भी वो अब इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई चुनौती वहां उनके चीन के अंदर के सिस्टम में दे नहीं सकता। इसलिए अब शी जिनपिंग अपने इस तीसरे टर्म में अपनी मनमानी करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि अब वो सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो रशिया भी होकर आए हैं, अभी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, भारत के साथ भी अब वो अपना आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात भारत और चीन के बीच में यह है, बड़ा अंतर जो है मोदी में और शी जिनपिंग में अंतर क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश की सरकार को तो चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद हमारे यहां सरकार चुनकर आती है, इसलिए मोदी को चुनाव भी लड़ना है, मोदी को अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी लड़ना है, मोदी को हमारे देश के अंदर जो बैठा विपक्ष है उससे भी लड़ना है। लेकिन शी जिनपिंग को किसी से नहीं लड़ना, उन्हें किसी से कोई चुनौती नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर ना तो विपक्ष है, ना वहां पर लोकतंत्र है, ना ही चीन में कोई मीडिया है। यानी शी जिनपिंग आज जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें चुनौती देने वाला, उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो जनता सवाल पूछेगी, ना मीडिया सवाल पूछेगा, लोकतंत्र वहां पर है नहीं और कोई वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, ना कोई न्यायालय, ना कोर्ट, कुछ नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यायिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, संसद है, मीडिया है, देश की जनता है और हमारा विपक्ष है। इन सब को जवाब हमारे देश की जो भी सरकार होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उस सब को इन सब का जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो काम शी जिनपिंग मिनटों में कर देते हैं, वो काम हमारे देश में करने में वर्षों लग जाते हैं। अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं और पाकिस्तान से एक बड़ा दिलचस्प वीडियो हमारे पास आया है, जिसमें पाकिस्तान को, इस वीडियो ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मजाक का विषय बना दिया है। यह वीडियो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का है, जिन्हें आज लाहौर की एक अदालत में पेश किया गया और इस दौरान अदालत ने यह निर्देश दिए थे कि इमरान खान को सबसे कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा कैसे की जाती है, ये तस्वीरें उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि इमरान खान के सिर को एक बुलेट प्रूफ कैप से ढका गया है, उनके साथ कुछ दूसरे सुरक्षाकर्मी बुलेट प्रूफ शील्ड लेकर उनके आसपास चल रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद लोग पाकिस्तान की सरकार से ही पूछ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कड़ी सुरक्षा का मतलब ये है, तो फिर पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा कैसे करता होगा। आप भी देखिए। तो आपने देखा, अगर तस्वीरों में आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि ये वहां की Z+ सुरक्षा है, ये वहां की जुगाड़ वाली Z+ सुरक्षा है। जैसे हमारे यहां सुरक्षा के अलग अलग पैमाने होते हैं और जो सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे यहां होती है उसे हम Z+ सिक्योरिटी कहते हैं। ये वहां की जुगाड़ वाली Z+ सिक्योरिटी है,
जिसमें वहां के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो मेटल शीट्स लेकर आसपास इमरान खान के इकट्ठा हो गए हैं। यहां तक कि उन्होंने इमरान खान के सिर को भी एक मेटल शीट से ढक लिया है। देखिए, ये जो इंसान बीच में चल रहा है यही इमरान खान है, जिनके सिर को एक मेटल शीट से पूरी तरह से ढक लिया गया है। ये इस तरह के पुराने जमाने की सुरक्षा वहां पर इमरान खान को दी जा रही है। अब हमारा अगला विश्लेषण ऐसे माता पिता के लिए है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन थमा देते हैं, क्योंकि इन माँ बाप के पास, माता पिता के पास अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता। जब बच्चे रोते हैं, जब बच्चे बेचैन हो जाते हैं, जब बच्चों को माता पिता का समय चाहिए होता है, ऐसे समय में माता पिता ये सोचते हैं कि इनके हाथ में एक मोबाइल फोन दे दें ताकि ये बच्चे शांत हो जाएं। अब एक नई स्टडी में यह पता चला है कि 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो मोबाइल फोन से खेलते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं, आगे चलकर उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो जाती है और उन्हें कई प्रकार की मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हमारे वो दर्शक जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, ऐसे माता पिता जो हमें अभी देख रहे हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, वो इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखें और ये गलती कभी ना करें कि अपने बच्चों को वो बहलाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फोन दे दें, जो कि आप में से ज्यादातर लोग ये गलती जरूर करते होंगे। इस स्टडी को एक पुस्तक के जरिए प्रकाशित किया गया है और इस पुस्तक का नाम है अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स ब्रेन। और इस स्टडी में 3 बड़ी बातें कही गई हैं, यानी इसमें आपके बच्चे के दिमाग को समझने की कोशिश की गई है। इसमें पहली बात जो लिखी है वो ये कि 6 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे मोबाइल फोन से खेलते हैं या इस्तेमाल करते हैं, उनकी याददाश्त बाकी बच्चों की तुलना में काफी कमजोर हो जाती है और ऐसे बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें मोटापे से लेकर डिप्रेशन, एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की बीमारियां हो जाती हैं। इस बीमारी में बच्चे किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाते, किसी एक चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम हो जाता है, उनका दिमाग लगातार भटकता रहता है और किसी एक चीज पर उनका दिमाग कभी ठहरता नहीं और उन्हें हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। और इस स्टडी में यह भी लिखा है कि बच्चों की इस मनोस्थिति के लिए उनके माता पिता सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। असल में बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए या फिर उनका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अपना मोबाइल फोन खेलने के लिए दे देते हैं और इस दौरान उन्हें लगता है कि थोड़ी देर मोबाइल फोन पर रील्स देखने से या वीडियो गेम खेलने से या मोबाइल फोन से कुछ भी, बच्चा अगर कुछ खेलता है, देखता है, तो उनका बच्चा शांत हो जाएगा और शायद वो ये वीडियोस देखते देखते चुपचाप खाना भी खा लेगा। तो ऐसे में बच्चे मोबाइल फोन पर या तो कार्टून फिल्म देख रहे होते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहे होते हैं और माता पिता जल्दी से उन्हें खाना खिला देते हैं और इस तरह मोबाइल फोन बच्चों के हाथों में चला जाता है और उनके माता पिता भी ये देखकर खुश होते हैं कि उनका बच्चा अब बिल्कुल शांत है, वो ना तो माता पिता को परेशान कर रहा है ना रो रहा है। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते वो उन्हें मोबाइल फोन दे देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि मोबाइल फोन की लत और इसका नशा छोटे बच्चों के लिए एक नशे के बराबर होता है, या ये समझ लीजिए कि एक शराब के नशे के जैसा होता है, या अगर मैं एक दूसरी तुलना करूं तो नींद की गोली के बराबर होता है। तो अगर मैं आप सबसे आज ये पूछूं, ऐसे लोग जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, कि जब आपका बच्चा रोता है या जब आपका बच्चा विचलित होता है किसी बात पर, तो क्या आप उसे सुलाने के लिए उसे ड्रग्स देते हैं, क्या उसे कोई नशा देते हैं या नींद की गोली देते हैं? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे कि अपने बच्चे को नींद की गोली देकर सुला दें या उसे नशे की लत लगा दें ताकि वो सारे दिन सोता ही रहे। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन असल में जो माता पिता अपने बच्चे को मोबाइल फोन दे रहे हैं, असल में वो भी उसे नशे की लत लगा रहे हैं और इस नए नशे का नाम ही है मोबाइल फोन। और इसके बाद आपके बच्चे को इस नए नशे की लत लग जाती है और फिर वो बिना ये नशा किए सो नहीं पाता। अब शराब से तो लिवर खराब होता है, लेकिन मोबाइल फोन पर वीडियोस देखने से और गेम खेलने से बच्चों के मन और मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। यहां लिवर खराब नहीं होता, यहां पर मस्तिष्क खराब होता है। और ऐसे बच्चे ये तक नहीं समझ पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। यानी जब वो बड़े होते हैं तो वो अपना सही और गलत पहचान नहीं पाते और ऐसे बच्चों में एकाग्रता की भी बहुत
कमी हो जाती है। फिर उन्हें ये समस्या हर जगह होती है। जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तब वो एकाग्रता के साथ क्लास में बैठ नहीं पाते। जब कॉलेज में जाते हैं तब भी यही होता है। फिर बड़े होकर जब नौकरी करते हैं तब भी यही होता है। हाल ही में भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें हर 10 में से 7 माता पिता ने यह माना कि दिन में 4 से 5 घंटे उनका मोबाइल फोन उनके बच्चों के पास ही रहता है। और अमेरिका में हुई यह स्टडी ये कहती है कि कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन देना ठीक वैसा ही है जैसे छोटे बच्चे को 800 सीसी की कोई रेसिंग बाइक दे दी जाए। यानी जो माता पिता अपने बच्चों को यह सोचकर मोबाइल फोन देते हैं कि इससे उनके बच्चों का मन बहला रहेगा, वो बहलता रहेगा, वो तमाम लोग अपने बच्चों को असल में मानसिक रूप से बीमार बना रहे हैं। इस स्टडी में लिखा है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे या युवा ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं उन बच्चों का बौद्धिक विकास काफी प्रभावित होता है और ऐसे बच्चे हिंसा को भी सामान्य मानने लगते हैं। उनके लिए हिंसा आम बात होती है और उनका स्वभाव भी काफी आक्रामक हो जाता है। भारत में इस समय बहुत सारे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है। इसलिए अगर आप नोट करके देखें, अब जब हम आपको ये बात बता रहे हैं तो आप अपने घर में जो बच्चे हैं उनके व्यवहार पर ध्यान देकर देखिए। अब अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि क्या आपका बच्चा हाल के कुछ वर्षों में ज्यादा आक्रामक हो गया है। हम वैसे भी ये देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पहले के जमाने के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक हैं। वो पहले के जमाने के मुकाबले अपने माता पिता की बात अब बहुत कम मानते हैं, वो कहीं ज्यादा विरोध करते हैं और एकाग्रता भी उनकी बहुत कम हो गई है। आज बहुत सारे माता पिता मिलते हैं जो कहते हैं कि आजकल के बच्चों को तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। अगर आपने बच्चों को कुछ कह दिया और वो बात बच्चों को अगर पसंद नहीं आई तो बच्चे तुरंत उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। आज भारत में बच्चे चलना बाद में सीखते हैं और मोबाइल फोन चलाना पहले सीख लेते हैं। और आज मोबाइल फोन एक ऐसा नशा बन चुका है जो उसके स्विच ऑफ होने पर ही उतरता है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 6 साल से कम उम्र के बच्चों का भी स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 55 मिनट है। यानी जो बच्चे अभी चलना भी नहीं सीखे वो औसतन हर दिन लगभग 1 घंटे मोबाइल फोन चलाते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में ज्यादातर माता पिता मोबाइल फोन के खतरों को लेकर जागरूक हैं ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में क्या चीज दे दी है और आगे चलकर जब बच्चा बड़ा होगा तो ये मोबाइल फोन उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। पुराने जमाने में जो माता पिता होते थे उनके पास बहुत समय होता था अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए वो समय निकालते थे। आपको याद होगा पहले के जमाने में माएँ अपने बच्चों की लगातार कभी मालिश करती थीं, उनके बालों के लिए कुछ करती थीं, कई माएँ तो आपने देखा होगा अपने बच्चों की नाक सीधी करती रहती थीं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि माता पिता को अपने बच्चे के शरीर का बड़ा ख्याल रहता था और वो अपने बच्चे पर बहुत समय लगाते थे, जो आजकल बंद हो गया है। भारत में बहुत सारे लोग बच्चों के मोबाइल फोन से खेलने पर बड़े खुश होते हैं और अब वो स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भारत में रील्स बनाने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल ऐसे माता पिता बहुत सारे हैं जो बड़े फक्र से अपने घर में आने वाले मेहमानों को बताते हैं कि देखिए हमारा छोटा सा बच्चा है लेकिन इसे सब कुछ आता है, इसे YouTube का भी पता है, इसे Instagram का भी पता है, ये मोबाइल फोन के सारे फीचर्स भी जानता है, इसे सब कुछ पता है। और वो बड़े गर्व से इस बात को बताते हैं कि उनका जो बच्चा है वो कितना इंटेलिजेंट है क्योंकि उसे मोबाइल फोन के सारे फीचर्स के बारे में पता है। उनका बच्चा डांस करता है, अपनी खुद रील्स बनाता है और इसे वो प्रतिभा समझते हैं कि उनका बच्चा बहुत टैलेंटेड है। और इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी संख्या में हमारे देश में जो छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 4 साल के, 6 साल के, वो बच्चे अब अपने वीडियोस बना रहे हैं। वो बच्चे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं, यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और फिर इन बच्चों पर यह दबाव आता है कि इन्हें कितने लाइक्स मिल रहे हैं, कितने शेयर्स मिल रहे हैं, इन्हें कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। और फिर ये बच्चे उसके बाद और ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा बेचैन होने लगते हैं। आज इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स पर आपको बच्चों के ऐसे तमाम रील्स और वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपत्तिजनक भाषा होती है और बच्चों से इस भाषा को सुनकर लोग दुखी होने के बजाय खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि देखो ये जो बच्चा है ये बड़े लोगों की तरह डांस कर रहा है, ये बच्चा बड़े लोगों की तरह बात कर रहा है, ये बच्चा बड़े लोगों की तरह आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये कोई बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। और यहां बात सिर्फ छोटे बच्चों की हम नहीं कर रहे,
बड़े बच्चों का भी यही हाल है। भारत की 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है। सोचिए, 41% आबादी 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है हमारे देश में, और इन बच्चों को मोबाइल फोन और ऑनलाइन गेमिंग एप्स की लत ने बुरी तरह से जकड़ लिया है। यानी ये सब के सब अब मोबाइल फोन का नशा कर रहे हैं। वर्ष 2020 में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने यह माना कि वो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए खाना और अपनी नींद तक छोड़ने के लिए तैयार हैं, और बहुत सारे बच्चे तो इसके लिए अपने पेरेंट्स का पैसा चुराने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता का पैसा चोरी करके गेम्स खेलते हैं। एक समय था जब बच्चे स्कूल से आकर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाया करते थे, और शायद आप भी अपने बचपन में स्कूल से आने के बाद या छुट्टी वाले दिन अपने घर से बाहर पार्क्स में खेलने जाते होंगे। उस समय बहुत सारे खेल हुआ करते थे। गिल्ली डंडे का खेल था, हाइड एंड सीक का खेल था, खो खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, और भी बहुत सारे खेल होते थे, कुछ भी खेलते थे। इसके बाद समय बदला और बच्चे स्कूलों में होने वाली एक्टिविटीज तक सीमित हो गए कि यानी जो भी आउटडोर खेल होगा वो सिर्फ स्कूलों के दौरान हो जाएगा, घर आने के बाद बच्चा बाहर नहीं जाएगा। और आज बच्चों के लिए उनका लैपटॉप, उनका कंप्यूटर और उनका मोबाइल फोन ही नया प्लेग्राउंड बन चुका है। इसके अलावा पहले माता पिता अपने बच्चों को बहुत समय देते थे, छोटे बच्चों की मालिश की जाती थी, उनके शारीरिक विकास का माता पिता पूरा ध्यान रखते थे और इसके लिए अलग से समय निकालते थे। लेकिन आजकल के बहुत सारे माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। हम समझ सकते हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है, ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, समय नहीं है, और वो लोग अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, इसलिए उन्हें समय की बजाय अपना मोबाइल फोन दे देते हैं। आज जो छोटे बच्चे आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उनके माता पिता मोबाइल फोन दे देते हैं, और जो बच्चे 12 साल से ज्यादा उम्र के हैं उन्हें बहुत सारे माता पिता उनका पर्सनल मोबाइल फोन भी अब दिलवा देते हैं। और आज कई परिवारों में माता पिता बड़े गर्व से कहते हैं कि उनके बच्चे के पास लेटेस्ट मोबाइल फोन है। लेकिन कड़वा सच ये है कि यही मोबाइल फोन बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता और उनकी प्रतिभा को मार रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। और आज जब दुनिया भर के बच्चे डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर बन रहे हैं, तब हमारे देश के बहुत सारे बच्चे सिर्फ मोबाइल फोन चला रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। और रील्स का ये नशा कितना खतरनाक हो चुका है उसे अब आप हमारी अगली खबर से समझ सकते हैं। ये जो अगली खबर है ये पटना से आई है, जहां सरकार ने यातायात को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके गंगा नदी पर एक नया एक्सप्रेस वे बनाया है, जिसे वहां गंगा पथ कहते हैं। बड़ी शानदार सड़क है ये। लेकिन इसके बाद 15 से 24 वर्ष के लड़के और लड़कियों ने रील्स बनाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए इस एक्सप्रेस वे पर अब अतिक्रमण कर लिया है, और यहां हर दिन बाइक पर स्टंट करते हुए आपको लड़के लड़कियां मिल जाएंगे जो इस तरह बाइक पर यहां पर स्टंट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाइक्स मिल सके। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि इन लोगों में लड़कियां भी शामिल हैं जो इस एक्सप्रेस वे पर बाइक्स पर स्टंट करते हुए अपनी रील्स बनाती हैं। और इस सब से पटना की पुलिस अब इतनी परेशान हो चुकी है कि उसने ऐसे लोगों को रोकने के लिए अब एक्सप्रेस वे पर कुछ पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है, और वहां पर कैमरे भी लगा दिए गए हैं ताकि इस तरह के वीडियोस बनाने वाले लोगों पर रोक लगाई जा सके। अब दुख की बात यह है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा संख्या में युवा हमारे देश में है। लेकिन भारत में ये हो क्या रहा है, भारत के युवा आखिर कर क्या रहे हैं, और ये जो टैलेंट भारत के युवा दिखा रहे हैं यहां पर, ये देश के किस काम का, ये हमारे समाज के किस काम का, ये उनके परिवारों के किस काम का, और वो इन लोगों के भी किस काम का है जिसमें ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और यहां बात सिर्फ एक शहर पटना की नहीं है, ये हर शहर की कहानी है, हर गांव की कहानी है। अब आप मुंबई का ये वीडियो देखिए, जहां एक लड़का अपना वीडियो बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर 2 लड़कियों को बैठाकर एक खतरनाक स्टंट कर रहा है, और अपने आप को हिंदी फिल्म के किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा। और इस लड़के का नाम है फयाज कादरी, और इसे अब वहां की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अब इस सवाल पर आते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या है। तो यह समस्या मोबाइल फोन से शुरू होती है, इसलिए आपको अपने बच्चों को बहुत सोच समझकर मोबाइल फोन देना है।
जिन बच्चों की उम्र 6 साल या उससे कम है उनके लिए मोबाइल फोन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। इसलिए इतने छोटे बच्चों को किसी भी स्थिति में आपको मोबाइल फोन नहीं देना है, चाहे वो कितना भी रोएं, कितना भी आपसे नाराज हो जाएं, कितना भी गुस्सा करें। आपको अपना मोबाइल फोन 6 साल के बच्चे को बिल्कुल नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी बात, 4 से 8 साल के जो बच्चे मोबाइल फोन पर एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं उनका स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में 3 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा चीन ने तो बाकायदा इस मामले पर एक कानून ले आए हैं वो, और वहां पर उन्होंने बच्चे एक हफ्ते में मोबाइल फोन पर कितना समय बिता सकते हैं, कितनी ऑनलाइन गेमिंग खेल सकते हैं, उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी है। कोई भी बच्चा उस लिमिट से बाहर ऑनलाइन गेमिंग नहीं कर सकता एक हफ्ते के अंदर। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी कोई ना कोई कानून अब इस बारे में लाना ही पड़ेगा। तीसरी बात, 12 से 15 वर्ष के बच्चों का स्क्रीन टाइम एक हफ्ते में 6 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 12 से 15 साल के बीच का है तो एक हफ्ते में उसका स्क्रीन टाइम 6 घंटे से कम होना चाहिए। इसका मतलब हर रोज 1 घंटे से भी कम समय उसे अपने मोबाइल फोन पर बिताना चाहिए। तो हमने कुछ आंकड़े आज आपके सामने रख दिए हैं। अब आपके बच्चे चाहे किसी भी आयु वर्ग के हैं, आपको उसके हिसाब से उनका स्क्रीन टाइम तय करना होगा। और आजकल के मोबाइल फोन्स में और जितने भी गैजेट्स हैं वो बहुत आधुनिक हैं, उनके अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आप चाहें तो उसमें टाइमर लगा सकते हैं, आप चाहें तो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ उतनी ही देर के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएगा और जैसे ही वो लिमिट खत्म हो जाएगी मोबाइल फोन लॉक हो जाएगा। इसी तरह से आपका बच्चा क्या कंटेंट कंज्यूम करता है इस पर भी आप नजर रख सकते हैं और आप अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में या किसी भी डिजिटल ऐप, किसी भी ऐप में एक फिल्टर लगा सकते हैं जिसमें जैसा कंटेंट आप तय करेंगे आपका बच्चा वैसा ही कंटेंट देख पाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के पास मोबाइल फोन नहीं है और इस वजह से वो खाली समय में बोर होता रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस खाली समय में बच्चे बोर होते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं अपने माता पिता से कि वो बोर हो रहे हैं तो वो क्या करें, तो जब वो बोर होते हैं अगर उस वक्त उन्हें मोबाइल फोन नहीं दिया जाए तो वो अपनी इसी ऊर्जा को नई चीजों में लगाते हैं और अपनी रचनात्मकता पर ज्यादा जोर देते हैं। इसके अलावा अगर आपके बच्चों को गुस्सा ज्यादा आता है तो अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को आपसे या वो छिपाने की कोशिश करते हैं या आपको देखकर अचानक से अपने डिजिटल डिवाइस की स्क्रीन बदल लेते हैं, तो समझ जाइए कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने बच्चे के व्यवहार पर भी आपको बहुत नजर रखनी चाहिए। तो बहुत सारे घरों में ऐसा होता था, जब एग्जाम का टाइम आता था या जब आपके बोर्ड की परीक्षा आती थी तो पूरे एक साल के लिए टीवी को बंद कर दिया जाता था या फिर केबल कनेक्शन कटवा दिया जाता था ताकि बच्चा पूरे साल या कुछ महीनों तक अब टीवी नहीं देख पाएगा। केबल कनेक्शन अब हमेशा के लिए कट चुका है। तो पहले यह सब होता था, अब बात बहुत आगे निकल गई है। अब आप केबल कनेक्शन नहीं कटवा सकते, टीवी का कनेक्शन नहीं कटवा सकते, बल्कि अब आप मोबाइल फोन के इस कनेक्शन को अब आपको काटना होगा। वैसे ही अब आपको आज के जमाने में अपने बच्चों के मोबाइल फोन के इस कनेक्शन को काटना है। चुनौती बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही बड़ी है, लेकिन यह काम आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो वीडियो आपको दिखाए, अभी आपको दोबारा से मैं दिखाता हूं, मुंबई का भी वीडियो दिखाता हूं और आपको पटना का वीडियो दिखाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह के वीडियोस बनाता हुआ ना दिखाई दे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा ना बने जैसा ये है और आपके बच्चे को पुलिस इस तरह का वीडियो बनाने के जुर्म में गिरफ्तार ना करे, तो आपको अभी से सावधान होना पड़ेगा। अब हम आपको जल्दी से अमेरिका लेकर चलते हैं जहां बहुत कुछ हो रहा है। वहां पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज मैनहट्टन की एक अदालत में अब से करीब 2 घंटे के बाद पेश होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कोर्ट में पेशी को लेकर न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हो चुके हैं और इसे लेकर सुरक्षा के भी वहां पर बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस समय न्यूयॉर्क की सड़कों पर करीब 35,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जिस मामले में आज अदालत में पेश होना है वो एक पॉर्न एक्ट्रेस से जुड़ा हुआ मामला है और इस पॉर्न एक्ट्रेस को $1,30,000 का भुगतान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। भारतीय करेंसी में यह राशि 1,07,00,000 रुपए के करीब मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस एक्ट्रेस को
ये भुगतान अपने वकील के माध्यम से किया था और उन्होंने इसे लीगल फीस के तौर पर दिखाया था और बाद में पता चला कि ये पैसा उन्होंने इस एक्ट्रेस को अपने खिलाफ मुंह बंद रखने के लिए किया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इस अभिनेत्री के साथ संबंध था। वो संबंध कुछ दिनों तक चला और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले थे, उस समय उन्हें लगा कि अगर इस अभिनेत्री ने अपना मुंह खोल दिया तो उनकी छवि खराब हो सकती है और अपना मुंह बंद रखने के लिए इस अभिनेत्री को 1 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए गए। और अब इस बात का खुलासा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस अभिनेत्री को पैसा दिया था और इसे अपने जो रिकॉर्ड्स में लीगल फीस के तौर पर डाल दिया था, जो कि वहां पर गलत है। और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी पर इस भुगतान के बारे में झूठ बोलने और उसे छिपाने का आरोप है। अमेरिका के कानून के हिसाब से पैसे के लेन देन में इस तरह की हेराफेरी को अपराध माना जाता है और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करीब 30 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप पर ये सारे आरोप साबित हो गए तो उन्हें इस मामले में 4 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और यह मामला वर्ष 2016 का है, जब अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले थे और उससे ठीक पहले इस महिला ने एक किताब लिखी जिसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों के बारे में लिखा और इसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसे यह पैसा दिया गया अपना मुंह बंद रखने के लिए। और इसी मामले में आज अदालत में डोनाल्ड ट्रंप की पेशी है। नोट करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति हैं जो आपराधिक मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं और 30 मार्च को इस अभिनेत्री को पैसा देने के आरोप में उन पर यह आरोप तय किए गए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर लगे इन आरोपों को लेकर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी पर उन्हें फंसाने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। Prosecutorial misconduct is their new tool, and they are willing to use it at levels never seen before in our country. We've had it, but we've never had it like this. We must stop them, and we must not allow them. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में विपक्ष के बड़े नेता हैं और वो 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे समय में उनके खिलाफ जिस तरह की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, उसे लेकर विपक्ष वहां की सरकार पर सवाल उठा रहा है और अमेरिका जैसा देश जो खुद को लोकतंत्र का चैंपियन कहता है, वो इस समय खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रही इस कार्रवाई को लेकर सवालों के घेरे में है। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, भारत की एक अदालत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी और इस मामले पर अमेरिका ने तब कहा था कि उसकी इस पूरे मामले पर नजर है। जर्मनी ने भी तब कहा था कि वो बहुत इस मामले पर नजर रखे हुए है। आज जब डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका में यह कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो भारत को भी अमेरिका से यह कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों वाला ज्ञान अमेरिका को हमें वापस जरूर देना चाहिए। तो आज भारत को यह कहना चाहिए कि अमेरिका में विपक्ष के नेता पर यह अत्याचार हो रहा है, विपक्ष के नेता की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लोकतांत्रिक तरीकों को ताक पर रखकर वहां के एक विपक्ष के नेता को कानूनी मुकदमों में फंसाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अमेरिका का संविधान खतरे में आ गया है और भारत सरकार की पैनी नजर इस मामले पर बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कहीं कोई अलोकतांत्रिक व्यवहार तो नहीं हो रहा और हम इस पर नजर रखे हुए हैं और अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अमेरिका के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। ये भारत का स्टैंड आज इस मामले पर होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसा अमेरिका ने भारत में राहुल गांधी के बारे में कहा था। फोन जब तक वायर से बंधा था तब तक इंसान आजाद था और जब से फोन आजाद हुआ है, इंसान बंध गया है।